मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में एरिया मैनेजर था। 2012 में मैं उस समय में लगभग 70-80 हजार रुपये महीने की सैलरी लेता था। मैंने वो नौकरी छोड़ के आईएमसी को ज्वाइन किया 6 दिसंबर 2012। पहले महीने का पे आउट आया 73 रुपये, 73 रुपये। घर वालों ने क्या कहा, 73,000 कमाता था, 73 रुपये पे आ गया। दूसरे महीने 1200 कुछ रुपए आए। यहाँ पे मैंने एक सवाल लेके आऊंगा, क्योंकि जो मेरी प्रेजेंटेशन रहती है उसमें आप, अगर आप लोगों ने मुझे पहले भी सुना हो तो साथ साथ में ट्रेनिंग का भी पार्ट रहता है। 73 रुपए क्यों आए पहले महीने? आप में से कितने लोग हैं जिनको आईएमसी से कोई ना कोई मिनिमम पे आउट या कुछ ना कुछ आया होगा? सबसे कम पे आउट कितना था आपका? कितना? 100 रुपीज? गुड। 81? मेरे से फिर भी ज्यादा। अच्छा चलिए ये बताओ, why 81? Why not 81 lakh rupees? 81 रुपीज क्यों आया? इतना कम क्यों आया? कई लोग ये बात कहते हैं ना, बहुत सारे लोग ये बात बोलते हैं कि यार जो लोग पहले जुड़ते हैं वो पैसा कमाते हैं, कहते हैं कि कहते हैं? आपको लगता है ऐसा? लगता है? मैं बताता हूं, क्योंकि लोग क्या ना, देखो लोगों का काम है कुछ भी कहना है ना, लेकिन हम लोगों को अपना दिमाग भी इस्तेमाल करना है कि आप सही कह रहे हैं कि नहीं कह रहे। मैं आज आपको 2-3 बातें ऐसी कहूंगा जिसमें आपने अपना दिमाग इस्तेमाल करना, लोगों की बातों में मत चला करो, राइट? 81 रुपीज क्यों आए आपके? क्योंकि आपने 81 रुपीज जितना काम किया था। मुझे 73 रुपीज क्यों आए? क्योंकि मैंने इतना सा काम किया। मुझे कई लोगों ने आके कहा, क्योंकि हर एक आदमी जो भी सिस्टम के अंदर आता है वो सोचता है कि यार मुझे नंबर 1 जाना है। मैं भी सोच रहा था जब मैं आईएमसी में आया, तो आईएमसी लगभग 6.5 साल की थी। बहुत सारे लोग ऑलरेडी पैसा कमा रहे थे, अजय मान जी, धर्मेंद्र चौधरी जी, जसवीर सिंह जी, ये लोग ऑलरेडी लाख रुपए में कमा रहे थे। मुझे किसी ने आके कहा कि तुम इनसे आगे नहीं निकल सकते। मैं कहा क्यों नहीं निकल सकता? मुझे इतना सा पता है कि एक गाड़ी अगर 100 की स्पीड पे चल रही है और मुझे उसको ओवरटेक करना है तो क्या करना पड़ेगा? मैं स्पीड बढ़ाई। 73 रुपीज इसलिए आए क्योंकि 73 रुपीज जितना टर्नओवर था उतना ही है ना, उतना था। अगर टर्नओवर बढ़ेगा तो इनकम बढ़ेगी। ऐसा नहीं है कि जो लोग आज हम लोग इस लेवल पे हैं तो आप हमें बीट नहीं कर सकते, आप कर सकते हो। बस ये है कि मेरी गाड़ी अगर 100 की स्पीड पे चल रही है तो आपको कम से कम 200, हाँ ये सही बोला, 200 की स्पीड के ऊपर पैर रखना पड़ेगा भैया। आप नहीं कर सकते हो हमसे आगे, इसका कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि हमारी इंडस्ट्री, हमारी कंपनी जो है, देखो ये ना उन कंपनियों के अंदर होता है, ये जो कहते हैं ना कि जो पहले जुड़ता है, ये उन कंपनियों में होता है जहां पर 2 जोड़ो 1000, 4 जोड़ो 2000, 40 पे बाइक, 400 पे कार, तब तक कंपनी फरार। मजा आएगा बात करने में। अब ठीक है भाई, आवाज ठीक है? चलिए, ये वहां होता है, हमारे यहाँ नहीं होता। हमारा एक ट्रेडिशनल बिजनेस की तरह सिस्टम है, लेकिन कंपाउंडिंग है, मल्टीप्लाई होता जाता है, बढ़ता जाता है। जो हमारे साथ जुड़ा है वो जुड़ता रहता है और वो और भी जुड़ता रहता है, हमारा ट्रेडिशनल बिजनेस की तरह। तो मुझे बड़ा मजा आता है ना? यहां पर आप आइए, टर्नओवर बढ़ाइए, टीम बनाइए, अब हमारे से ज्यादा कमाइए। तो पहले महीने 73 रुपए आए, दूसरे महीने 1200 कुछ रुपए, 1232 रुपए आए, तीसरे महीने 3000 कुछ रुपए आए, चौथे महीने 12000 आए। पौने 7 महीने में मैं उस समय कंपनी का फास्टेस्ट चेयरमैन बना था, मेरा 70,000 का पे आउट बना था। फिर 1 लाख, फिर 2 लाख, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 25, आखिरी जो मेरा हाईएस्ट पे आउट आया था ये कोरोना काल के दौरान 29 लाख रुपए का। ये जो वीडियो आपने देखा ये 2 साल पुराना है, ये 2 साल पुराना है। तब मैं लगभग 10 करोड़ अर्न कर चुका था, अभी मैं लगभग 15 करोड़ अर्न कर चुका हूँ। अभी मैंने एक और गाड़ी ले ली, अभी टॉप मॉडल हैरियर ली है। मुझे बहुत सारे लोग आके बोलते हैं सर आप स्वदेशी की बात करते हो, गाड़ियां आप सारी विदेशी लेते हो। मैंने कहा यार बात बिल्कुल ठीक है आपकी। हाँ, तो मैंने फिर एक और गाड़ी लास्ट ईयर भी ली, टाटा हैरियर टॉप मॉडल, लगभग 23-25 4 लाख रुपीस की पड़ी, मैंने वो भी ले ली। मैं कोई बात नहीं, ले लेते हैं, 1 महीने की गेम है ना, तो मैंने वो भी ले ली। तो
मैं लगभग 15 करोड़ रुपए कमा चुका हूं, 10 कंट्री घूम चुका हूं, और अभी हम लोग लंदन भी जा रहे हैं आईएमसी की तरफ से, आप लोगों को पता होगा। और इसके अलावा ये गाड़ियां ली हैं। मेरा भी लुधियाना में नया मेरा बंगला बन रहा है लगभग 5 करोड़ की कीमत का। अभी मैं उसका 3 महीने में उसकी ओपनिंग होने जा रही है। और बहुत सारी कमर्शियल प्रॉपर्टीज बना ली हैं, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज हैं, और भी प्लॉट्स वगैरह लिए हुए हैं। स्कूल खरीद लिया मैंने यहीं से पैसा कमा के। ठीक है, ये सब कुछ है, बस इतना सा है। जो लोग नए आए होंगे सोच रहे होंगे फेंक रहा है। हाँ? आता दिमाग में कि नहीं आता? आता है। यार देखो, पहली चीज तो ना ये बिजनेस है। अगर आप इसमें 1 रुपया कमा सकते हो ना, तो 1 करोड़ भी कमा सकते हो, ये आपके ऊपर है। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं यहाँ कोई पहली बार या आखिरी बार नहीं आया। मैं इससे पहले भी आया था, तब मेरा पे आउट इससे कम था। ठीक है, शायद आधे से भी कम था। उस टाइम शायद 8-10 लाख रुपए का पे आउट था, राइट। और ना ही मैं यहाँ पे आखिरी बार आया, और ना ही मैंने काम करना बंद किया है। आप देखना, अगले 3 से 4 साल में यही पे आउट 1 करोड़ महीने का भी आएगा, आना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन ही नहीं है उसके पास। काम चल रहा है ना, काम बढ़ रहा है। एंड मोर ओवर, आपको एक और बात बताऊं मैं, जब मार्केट के अंदर मंदी आती है तब हमारा काम और बढ़ता है ना। हमारा काम आप बढ़ रहा है। हमारे बहुत सारे लोग नए ज्वाइन कर रहे हैं। हमें बहुत सारे लोगों की नौकरी छोड़ चली गई थी, वो आईएमसी ज्वाइन कर रहे हैं, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। बताओ क्या ऑप्शन है? इसके अलावा मार्केट में ऑप्शन बताओ क्या है? अच्छा, जो लोगों की नौकरी चलेगी वो तो ज्वाइन कर ही रहे हैं, जिनकी नहीं गई वो भी समझ रहे हैं हमारी भी जा सकती है, टाइम पे आ जाओ। ये भी रिसेंटली 2 महीने पहले की बात है। मुझे एक एसोसिएट मेरे लुधियाना में थे, वो मुझे एक लड़के से मिलवाने आए। तो मुझे बोला, सर ये बता रहे हैं कि आप आईएमसी में इतना कमाते हो, ये करते हो, वो करते हो। मैं कहा हाँ ठीक है। कहते सर मैं नहीं मानता। मैं कहा ठीक है, कैसे मानोगे ये बताओ। सर कहते फॉर्म 16 दिखा दो, आईटीआर दिखा दो, बैंक स्टेटमेंट दिखा दो, तो मैं मान जाऊंगा। मैंने कहा ये तो पकड़ो, मोबाइल में ये सब कुछ तो आजकल ऑनलाइन का जमाना है, बैंक स्टेटमेंट ये सब चीजें ऑनलाइन मिल जाती है। मैंने दिखाओ, देख लो। कहता सर मैं मान गया, अब मान गया, काम करूंगा। मैंने कहा तुम नकली आदमी। क्या हुआ सर? मैंने कहा आजकल कुछ कंपनियां वो कंपनियां ये भी नकली बना देती है। कहता सर कैसे? अभी कहते वो क्या करते हैं, बैंक में आपका पैसा डालेंगे, इधर से कैश दे देंगे। ऐसा चल रहा है, ऐसा चल रहा है। वो जो अभी काफी सारी वीडियोस भी लाइव हुई ना, जो मतलब हमारे उधर की कंपनी है, नाम नहीं बोलूंगा मैं। कहता सर फिर बताओ मुझे क्या करना चाहिए। मैंने कहा तुम्हें पता क्या करना चाहिए, मेरे साथ चलो, गाड़ी में बैठो। मैंने उसको गाड़ी में बिठाया। मैंने कहा इस गाड़ी का ऑनलाइन नंबर चेक करो, किसके नाम पे बोल रहा है, पता लग जाता है ना। बाकी गाड़ियों के भी चेक करो, मर्सिडीज का, फॉर्च्यूनर का, सबके नंबर लो और चेक करो किसके नाम पे बोलते हैं। फिर मैंने उसको गाड़ी में बिठाया और ले गया अपने घर पे, जो मेरा नया घर बन रहा है। मैंने कहा ये देखो 5 करोड़ का घर बन रहा है। सर अब तो मुझे विश्वास हो गया। मैंने कहा अभी भी मत विश्वास करो, मेरे को बोलो इसका रजिस्ट्री दिखाओ। मैंने उसको उसका रजिस्ट्री दिखाया, बाकी सारी प्रॉपर्टी सब चीजें, मैंने उसका रजिस्ट्री दिखाया। मैंने अब मानो और अब चल के काम करो। ठीक है, हम लोग आईएमसी वाले हैं। हम लोग शो ऑफ नहीं करते उतना, हम लोग शो ऑफ नहीं उतना करते, लेकिन हम लोग हैं अंदर से बहुत सॉलिड। हमारे जितना सॉलिड कोई भी नहीं है। अगर देखोगे कि जिस पे आउट पे मैं हूं ना, अगर मतलब, और हम लोग रेगुलर ले रहे हैं, हर महीने ये पे आउट ले रहे हैं। वो कुछ वो वाली कंपनियों के अंदर ना कभी साल 2 साल में एक आधा ऐसा पे आउट मिलता है, और वो उसको यूं दिखाते हैं जैसे पता नहीं कौन रियासत के राजा लोग हों। भाई घर तो पैसे से चलेगा, राइट। सो ये हुआ मेरी अचीवमेंट्स। अब मैं आपको बताता हूं कि मुझे इसके अंदर क्या क्या चैलेंजेस आए, क्या क्या चीजें मैंने करी जिनसे मैं इस मुकाम तक पहुंचा। बहुत सारे लोगों के दिमाग में चल रहा होगा बंदे की किस्मत बहुत अच्छी है ना। चल रहा है कि नहीं चल रहा? चल रहा है, चलता है। मुझे किसी ने बताया था कि एक आम आदमी की जिंदगी में 2 क्षण ऐसे आते हैं जब उसके गले में माला डलती है। डलेगी डलेगी, कोई रोक नहीं सकता। एक बार कब? शादी में, सबको पता, दुखती रंग। और एक बार
वो डलती है फोटो पे, है ना, या आखिरी टाइम में डाल दे नाकों में रुई पे उसके, वो डाल दे। लेकिन अगर आप कुछ अच्छा करते हो, कुछ बड़ा करते हो, तो भाई साहब बहुत माला डलती है। ये एक ऐसा मंच है जहां पर अगर आप अपने आप को, कोई भी आदमी, देखो यहाँ पर कुछ नहीं, आपको यहाँ पर हैंडीकैप भी मिल जाएंगे, आपको यहाँ पर अनपढ़ लोग भी मिल जाएंगे, गरीब तो सारे गरीब ही आते हैं खैर, तो यहाँ पर मैं भी खुद खर्च में था जब मैं आया। यहाँ पर आप मेहनत करते हो तो आपको उस मेहनत का रिवॉर्ड मिलता है, एक हीरो की तरह आपको बनाया जाता है। एंड मोर ओवर, एक चीज मैं और बताऊं, मुझे एक और चीज क्या अच्छी लगती है, बचपन में मैं देखता था शाहरुख खान मेरा फेवरेट था, अक्षय कुमार को देखता था, ठीक है। तो जितने भी लोग हैं ना, आदमी लोग हैं, वो जब भी ऐसा फिल्म को देखते हैं, खास तौर पे जब एज होती है, मैं भी शाहरुख खान की तरह लगता हूं। इनकी किस्मत अच्छी है, अगर मुझे भी चांस मिलता तो मेरी भी मूवी बनती। हर एक आदमी का ना एक अंदर ये ड्रीम रहता है कि मैं भी एक फिल्म स्टार बनूं, है ना। लेडीज लोग ऐश्वर्या राय को देखते थे, मेरे में भी रहता था। लेकिन फाइनली आईएमसी ने मौका दिया कि मेरी भी फिल्म बनी, और ये आपकी भी बन सकती है। करो अपने आप को प्रूव, ये आपकी भी बनती है, लोग आके बनाते हैं। आईएमसी ने खुद खर्चा किया मेरे ऊपर, इसके ऊपर बहुत पैसे लगे, ये शूटिंग वूटिंग लाखों रुपए लगे, लाखों लगे इसके ऊपर, ठीक है, ऐसे नहीं बन जाती। और ये आईएमसी ने खुद ने बनाया। आदमी को जिंदा रहने के लिए, आदमी को अच्छा जीवन जीने के लिए बेसिकली बताया जाता है कि दो चीजें चाहिए होती हैं, पहला पैसा, दूसरा समय, तीसरी एक चीज और भी है, वो है इज्जत मान सम्मान, ये भी आदमी को चाहिए। अब बहुत सारे लोगों के पास पैसा है लेकिन समय नहीं है, ज्यादातर लोगों के पास समय है लेकिन पैसा नहीं है, और हमारे पास मेरे ख्याल से दोनों ही नहीं है। इज्जत की बात तो मैं बाद में करूंगा, लेकिन दोस्तों ये वो इंडस्ट्री है जो आपको पैसा देती है, समय देती है, और साथ में इतना इज्जत मान प्यार देती है जो आपको जीवन में कभी भी नहीं मिला होता। और वास्तव में मैंने ये फील किया, वास्तव में जो भी हम लोग बात करते हैं, मोहन जी ने बहुत ही शानदार तरीके से प्रेजेंटेशन दिया, एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। वास्तव में मैंने ये फील किया, पैसिव इनकम की बात हो रही थी कोरोना काल के दौरान। कोरोना काल के दौरान जब एकदम से न्यूज आई कि भाई एक ऐसा डेडली वायरस आ गया है, चाइना से वायरस आ गया, फिल्म्स आ रही थी, वीडियोस आ रही थी हमारे व्हाट्सएप के ऊपर, लोग मर रहे हैं, गिर रहे हैं, सड़कों पे हो रहे हैं, एकदम से पैनिक छा गया था, डर लग रहा था ना, डर लग रहा था, लगा कि पता नहीं यार, मतलब एक ऐसी लड़ाई लड़ रहे हैं हम लोग जिसको हम लोग देख ही नहीं सकते, एक दूसरे को छूने से डर रहे थे हम लोग, और आप लोग सब लोग ये डर रहे थे। आप जानते हैं मेरे दिमाग में क्या चल रहा था? मेरे दिमाग में चल रहा था, पता नहीं यार ये वायरस तो बाद में मारेगा, लेकिन अब लोगों के काम बंद हो जाएंगे, गरीबी से लोग जरूर मरेंगे। मेरे दिमाग में ये चल रहा था। आपको अमोल जी याद होगा, मैंने आपको भी, हमसे भी मैंने फोन पे यही बात करी, मैंने कहा पता नहीं ये वायरस मारेगा कि नहीं मारेगा, लेकिन अगर हम लोगों के काम बंद हो जाएंगे और लोग भूख से जरूर मर जाएंगे। हमारे उधर में, पंजाब में, दिल्ली में लोग, बिहार यूपी से बहुत लोग आके वहां पे काम करते हैं अपना, और लोग पैदल चल पड़े, हजारों किलोमीटर दूर अपने शहर में, अपने गांव में जाने के लिए। जब मरना ही है तो चलो अपने जन्म पे स्थान पे जाके तो मरेंगे, ये सोच के बहुत सारे लोग रास्ते में सड़क दुर्घटना में भी मरे। मुझे बहुत, और मैंने देखा वही चीज होनी शुरू होगी, लोगों के काम बंद होगी, कुछ लोगों के पास सेविंग का चला। लेकिन मैं खुदा से प्रार्थना करता हूं कि काम तो खैर सबका चले, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की पावर मुझे उस दौरान पता चली। उस दौरान पता चली कि जब हमारे जो पे आउट थे, हमारा जो बिजनेस था, वो 2.5 गुना हो गया, 2.5 गुना से ऊपर पड़ गया, कहीं का 3-3 गुना हो गया, दुगना तो हर किसी का हुआ। और घर पे बैठ के हमारे 25-25, 30-30 लाख रुपए पे मेरा हाईएस्ट पे आउट उसी दौरान के अंदर आया। सभी लीडर्स के हाईएस्ट पे आउट कब आए? लॉकडाउन के दौरान, जब जहां पर 80-90% बिजनेस दम तोड़ चुके थे। आप सोचो ये इंडस्ट्री की पावर, कि जहां पर एक तरफ सारी मार्केट जो है बंद पड़ी है, हम लोग घर पे बैठ के, मैंने पहली बार अपने बच्चों को टाइम दिया था, बैठ के उनके साथ वीडियो गेम खेल रहा था, मैं एंजॉय कर रहा था। काम के नाम पे मैं कुछ नहीं कर रहा था, जूम मीटिंग कर रहा था मैं, वो भी कुछ दिनों बाद शुरू करी। काम के नाम पे हम लोग कुछ नहीं कर रहे थे, और घर पे बैठ के हमारी इनकम जो थी डबल ट्रिपल हो गई थी। दिस इज कॉल्ड पैसिव इनकम, दिस इज कॉल्ड सिक्योरिटी, दिस इज कॉल्ड द पावर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। ये रिसेशनलेस बिजनेस है, इसमें रिसेशन नहीं आता। मुझे कई बार लोग आके बोलते हैं आपका रिसेशन, मैं बोलता हूं वो क्या होता है, क्या होता है रिसेशन? हमारी इंडस्ट्री में कोई रिसेशन नहीं आता।
तो ये मेरे हिसाब से, मैं आपको अगर जनरली बात करूं तो इंडिया को अगर सर्वाइव करना है तो एक ही इंडस्ट्री है जो इसको आगे लेके आ सकती है, और वो है डायरेक्ट सेलिंग। क्योंकि ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करती है। आज हमारे देश के अंदर सबसे बड़ी जो समस्या है वो एम्प्लॉयमेंट की है। गवर्नमेंट की तरफ से जो सरकारी चीजें थी वो प्राइवेट होती जा रही, कहां मिलेगी नौकरी? है ही नहीं। बताओ क्या क्या गारंटी है नौकरी मिलने की? लेकिन ये इंडस्ट्री ऐसी है जो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करती है। मैं नौकरी करता था, क्या कर रहा था? कुछ नहीं कर रहा था, खुद पैसा कमा रहा था ठीक ठाक सा और चल रहा था मामला। लेकिन इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर मैं ठीक है, मैं पैसा कमा रहा हूं, लेकिन मैं जानते हैं आज करने वाला ईश्वर है, लेकिन आज उसके थ्रू, सिस्टम के थ्रू हजारों लोगों को मेरे थ्रू काम मिला। ये पावर है इस इंडस्ट्री की। मुझे कितना सुकून फील होता है जब मेरी टीम के अंदर मैं देखता हूं एक गोलगप्पे बेचने वाला 1.5 लाख रुपए महीने का कमा रहा है। मुझे कितना सुकून होता है जब मेरी टीम के अंदर एक ट्रक ड्राइवर का बेटा 1.5-2.5 लाख रुपए महीने का कमा रहा है, गाड़ी चला रहा है। उनको देख के मुझे जितना प्राउड फील होता है मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। वो जो खुशी मिलती है मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकता, क्योंकि पैसा कमाना शौक नहीं, मजबूरी है। और एक ऐसे सिस्टम से पैसा आए जिनमें लोगों को रोजगार दिया जा रहा है, जिनमें लोगों को आयुर्वेद दिया जा रहा है, उनको स्वस्थ बनाने की तरफ मुहिम छिड़ी जा रही है, जिनमें हमारे देश को स्ट्रांग बनाया जा रहा है स्वदेशी अपना के। मुझे नहीं लगता कि दुनिया में इससे अच्छा कोई काम हो सकता है। अब मैं आपको बताता हूं कि इनके क्या क्या चैलेंजेस है, क्या क्या चैलेंजेस है। बात आई 2011-12 की, कितने लोग जो नौकरी कर रहे हैं? प्लीज रेज योर हैंड्स। नौकरी प्राइवेट या सरकारी? प्राइवेट। आप जानते हैं, चलो आदमी जॉब करता है, उसका एक कॉमन डायलॉग होता है जो कि वो रोज बोलता है, कब तक करेंगे? कहीं ना कहीं ये फील आता है, और आदमी घर पे भी, अपने फ्रेंड सर्कल में भी ये बात करता है कि यार ये नौकरी कब तक करेंगे, यार कब तक चलेगी, राइट? मैं भी यही कहता था कि कब तक करेंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा एग्रेसिव हूं। जब मैं सिचुएशंस को बहुत जल्दी भाप के और डिसीजन ले लेता हूं। मेरा एक दोस्त था सुधीर, हम लोग दोनों आपस में बैठे बात कर रहे थे जब हम जॉब कर रहे थे कि यार ये कब तक चलेगी नौकरी। यार नौकरी के अंदर लिमिटेशंस होती हैं। एक ऐसा आदमी आपके सिर के ऊपर बैठा होता है जिसको आप बॉस बोलते हैं, जिसकी आपकी कभी नहीं बनती आपके साथ, ठीक है, और आप मन मन में सबसे ज्यादा गालियां उसी को देते हो। ऐसा ही होता है ना, घर पे भी आके उस पर तो बेचारे को कुछ कह नहीं सकते, वो फ्रस्ट्रेशन कई बार घर पे भी आके निकल जाती है, राइट? तो ये कब तक चलेगी ना। और मैं शुरू से ना, मुझे एक शौक था मेहनत करने का। कई लोगों को हॉबी होती है ना, मूवीज देखना, फ्रेंड्स बनाना। अब जानते हैं मेरी हॉबीज क्या है? काम करना। मतलब मैं काम कर रहा था ना, मुझे बड़ा मजा आ रहा होता है, यार ठीक है, बढ़िया है, मुझे ये मत। और मैं नौकरी में भी बिना कहे बहुत मेहनत करता था, लेकिन इंक्रीमेंट के नाम पर साल के बाद 10%, इससे ज्यादा कुछ नहीं, राइट? और वो भी रोज के टारगेट्स, रोज का काम। तो मैं सोचता था कि कोई ऐसा काम होना चाहिए जिसमें जितनी मेहनत की जाए उतना इनकम बढ़ता जाए। और मैं एक और चीज चाहता था। मैं एक्चुअली, मेरा बचपन थोड़ा मुश्किल हालातों में गुजरा। मैं 5-6 साल का था जब से मुझे, मतलब मेरे को स्कूल से आके सीधा मैं काम पे चला जाता था, कुछ ही हालातों में। तो बचपन से काम करता आ रहा था, तो मैं कुछ ऐसा चाहता था कि कोई ऐसा काम हो जिसमें एक बार दबा के 2, 4, 5 साल, 10 साल भले काम कर लो, उसके बाद ना भी करो तो भी चलता रहे। और जानते हैं, जब आप किसी चीज को कहते हैं ना, वो शाहरुख खान का डायलॉग है, जब तुम किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उसे मिलाने में लग जाती है ना? और खुदा ने मेरे सामने एक मौका दिया। मैंने ढूंढना शुरू किया कि कोई ऐसा कोई काम है, तो मुझे मिली डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। मैंने अपने दोस्त से बात करी, मैंने कहा भाई मिल गया काम। कहते बिल्कुल सही बात है, अब ये करते हैं। और मैंने फाइनली क्या किया, मैंने रिजाइन लिखा, मेरे दोस्त ने रिजाइन लिखा, मैंने दे दिया, उसने वापस जेब में डाल दिया। और वही मेरा दोस्त अभी 2-3 महीने पहले की बात है, मुझे मिला। जानते मुझे क्या कहता? कुणाल तेरी किस्मत बहुत अच्छी है। क्या मेरी किस्मत अच्छी है? क्या? डिसीजन, निर्णय। हम लोगों को लगता है कि हमने निर्णय ले लिया, लेकिन हम लोगों ने निर्णय नहीं लिया होता। निर्णय का मतलब सिर्फ ये नहीं कि मैंने आईएमसी ज्वाइन करी। एक निर्णय तो ये, और आप लोगों से पूछता हूं, अगर मैं पार्ट टाइम काम करता तो क्या इस मुकाम पे पहुंचता? नहीं होता। जब दोनों हाथों में लड्डू होते हैं ना, तो आदमी कर भी नहीं पाता। आदमी को ये रहता है यार ये नहीं चला तो ये तो है ही है। इन दैट केस आदमी अपना 100% एफर्ट नहीं लगाता, और जब आप 100% नहीं लगाते तो रिजल्ट्स भी वैसे आते हैं।
पहली चीज मैंने निर्णय लिया कि मुझे आईएमसी करनी है, मेरा दोस्त पीछे हट गया। उसके बाद सिर्फ इतना सा नहीं रहता, आपके सामने रोज डिसीजंस होते हैं। आज आप लोग औरंगाबाद से आए ना, सॉरी कोल्हापुर से, आपके साथ और भी लोगों ने आना होगा। कुछ लोगों ने मौके पे कैंसिल कर दिया होगा, नहीं मेरे पेट दर्द है, नहीं मौसम खराब है, ऐसा हुआ, स्विच ऑफ कर दिया, है ना? अच्छा बस बंद है, एग्जैक्टली। सो ये क्या है? निर्णय आपका। आपको क्या लगता है हर चीज आसानी से हो जाती है? जब भी आप, ये कुदरत का नियम है, जब भी आप कुछ अच्छा, कुछ बड़ा, कुछ अपनी किस्मत को लिखने जाते हैं ना, तब रास्ते में प्रॉब्लम आएंगी ही आएंगी। इजीली कभी नहीं होता, अपने आप कभी कुछ नहीं होता। आपके रास्ते में भी प्रॉब्लम आई होंगी, बसें बंद होगी, लेकिन आप पहुंचे तो वो भी पहुंच सकते थे। लेकिन ये क्या था कि आपका निर्णय कि मुझे पहुंचना है। और पता नहीं आज मेरी शायद बातों में कोई आपको कोई एक बात स्ट्राइक कर जाए और आपका जीवन बदल जाए। और वो अगले कुछ महीनों के बाद वो लोग क्या बोलेंगे? इनकी किस्मत अच्छी है, राइट? निर्णय, डिसीजंस। और ये डिसीजंस हम लोग लाइफ में रोज 20 बार लेते हैं। मैं सुबह उठता हूं तो मेरे को एक होता है कि सुबह अभी उठ के 2 घंटे और सो जाऊं या निकलूं कहीं किसी को मिल के आऊं। तो मेरे पास निर्णय होता है। मेरे पास निर्णय होता है कि मैं किसी के बर्थडे पे जाऊं। कल मेरे बेटे का बर्थडे है, 2 दिन से मेरे से बात नहीं कर रहा। कह रहा पापा मेरे बर्थडे पे चले जा रहे हो, अब तो बस करो। मैंने कहा नहीं बेटा, अभी मेरे को अपने लिए नहीं, मेरे को अपनी टीम के लिए काम करना है। ये क्या है? निर्णय। मैं चाहूं तो नहीं आता। नाउ व्हाट इज दिस? दिस इज डिसीजन। और ये डिसीजन हम लोग रोज लेते हैं मेरे दोस्त, रोज। मैंने आईएमसी ज्वाइन किया, मेहनत करी, सबसे पहली चीज जो मेरी लाइफ में थी वो था निर्णय। दूसरा, व्हाट डू यू थिंक, एक 70-80 हजार रुपए महीने कमाने वाला व्यक्ति, एक मल्टीनेशनल कंपनी में एरिया मैनेजर था मैं, 20 लोग मुझे यस सर जी सर कहते थकते नहीं थे, और तुरंत मैंने रातों रात नौकरी छोड़ दी और कैनोपी लगा के तुलसी बेचनी शुरू कर दी। व्हाट डू यू थिंक मेरे घर वालों ने क्या कहा होगा, दुनिया ने क्या कहा होगा? हाँ यही बोला था यही बोला था, पागल। और सच्ची बताऊं, मेरे को इतनी खुशी मिली जब मुझे लोगों ने पागल कहा, क्योंकि मैंने ना किताबें पढ़ी थी, उसमें लिखा था कि जो पागल हो गए ना उन्होंने ही इतिहास रचा है। मैंने कहा भाई साहब पहला काम तो हो गया, मैंने कहा पहला काम तो हो गया बेटा, अब आगे की मेहनत है तेरे पास। मैंने किसी का कोई बुरा नहीं सोचा मन में। मेरे पेरेंट्स तक ने मुझे पागल कहा, इनफैक्ट मुझे छोड़ के चले गए थे। सिर्फ एक शख्स था जिसने मुझे मेरे मुंह पे पागल नहीं कहा, मेरी बीवी, जिसने मेरे मुंह पे मुझे पागल नहीं कहा। शायद उसको मेरे पे विश्वास था, मजबूरी वाला। पर लेकिन मैंने किसी का गुस्सा नहीं किया। जानते क्यों? यहां पे मैं बहुत बड़ी बात बताने वाला हूं आपको। जो चीज मुझे समझ आ गई थी या जो चीज मैं देख चुका था, क्या वो मेरे दोस्तों ने, रिश्तेदारों ने देखी थी? नहीं। तो वो बेचारे अपनी जगह पर सही थे। ऐसा आप लोगों के साथ भी होता है। तो वो बेचारे अपनी जगह पर सही थे। जो चीज मैंने महसूस कर ली थी, जो मैंने समझ लिया था कि जो फ्यूचर है वो इस इंडस्ट्री का होने वाला है, वो बेचारों को नहीं पता था। उल्टा मैं उनको पागल कह रहा था। तुम पागल हो, तुम्हें नहीं पता। लग गए। वो तो एक समय था जब मैं एक नालायक पिता बन चुका था, क्योंकि मेरा बेटा अभी होने वाला था उस टाइम जब मैं ये डिसीजन ले रहा था। उसका जन्म हुआ 15 नवंबर 2012 को, और मैंने उसके बाद ठीक 21 दिन बाद 6 दिसंबर 2012 को मैंने आईएमसी को ज्वाइन किया था। तब वो पेट में था जब मैं ये डिसीजन वगैरह ले रहा था। और उस समय मैं उसके पैदा होने से पहले मैं एक नालायक बेटा बाप बन चुका था, नालायक बेटा बन चुका था माँ बाप की नजर में, नालायक भाई बन चुका था, नालायक दोस्त बन चुका था। मेरे इन-लॉज वाले भी बात कर रहे थे, हमने लड़का देखने में थोड़ी जल्दबाजी कर ली। क्यों? उन्होंने नौकरी देके छोकरी दी। यही होता ना, आदमी नौकरी देख के देता है, अच्छी शादी हो जाती है, और नौकरी तो उसने छोड़ ही दी। लोग ऐसे ही। मैंने कहा कोई बात, और मैंने मेहनत करी, खूब मेहनत करी, और वो दिन आया जब चीजें अच्छी हुई। और वही लोग थे
मेरा बेटा मुझे बोलता है कि मेरे पापा दुनिया के सबसे बेस्ट पापा। मेरे माँ बाप बोलते हैं, मेरे पेरेंट्स मुझे बोलते हैं कि ऊपर वाला ऐसा बेटा सबको दे। मेरे भाई बहन बोलते हैं कि ऊपर वाला ऐसा भाई सबको दे। मेरे इन-लॉज वाले बोलते हैं कि ऊपर वाला ऐसा दामाद सबको दे। देखो, वो टाइम था मैंने अपनी बीवी के गहने तक भी बेचे थे, ऐसे हालात भी आए थे। पर आज मेरी बीवी क्वीन है, रानियों की तरह राज कर रही है। हालांकि मैं बहुत सिंपल इंसान हूं, मैंने बड़ी मुश्किल से पैसा कमाया, मैं उसकी कदर भी जानता हूं। तो मेरे इन-लॉज वाले बोलते हैं, मेरी बीवी बोलती है, बीवी छोड़ो, मेरी कॉलोनी की सारी लेडीज बोलती हैं कि ऊपर वाला ऐसा पति। आप लोगों को लगता है मेरे भाई कि आपकी बीवी बड़ी खुश है आपसे। हाँ, आपको लगता है कि बस आपने उसको 2 टाइम का रोटी खिला दिया, हो गया, पति के फर्ज निभ गए पूरे। लेडीज को बहुत कुछ चाहिए, सिर्फ खाना नहीं चाहिए, उनको चाहिए सैंडल, नए नए। हाँ, उनको चाहिए नई नई साड़ी, नए सूट, और जितने हो उतने कम। एक सर्वे के अनुसार एक औरत को नया कपड़ा पहनने के बाद जितनी खुशी मिलती है उसको दुनिया में किसी चीज से नहीं मिलती। बोलो बहनों, सही कह रहा हूं ना बात में? ये चाहिए उन लोगों को। और आप लोगों को लगता है बस 2 टाइम का खाना खिला दिया, हो गया। आपको मैं एक स्टोरी सुनाता हूं आप लोगों के ऊपर, में आपको समझ आएगा कि किस टाइप के लोग हो आप लोग। हमारे घरों में आमतौर पर एक सवाल पूछता हूं, पैसा कमाना शौक है मजबूरी? मजबूरी। हमारी साहब के लिए शौक होगा, हमारे लिए तो मजबूरी है ना। अब मजबूरी कैसे? हमारे घरों में क्या होता है कि बच्चे, अमूमन हम सब घरों में बच्चा कहता है पापा ना घुमाने लेके चलो ना मेरे को। अब पापा के दिमाग में क्या रहा होता है? 115 रुपए लीटर पेट्रोल। तो पापा क्या कहते हैं, नहीं बेटा मैं बिजी हूं यार, अभी नहीं यार, अभी नहीं, अभी नहीं। तो पापा उसको टालते रहते हैं, 15 दिन, 1 महीना निकल जाता है। फिर फाइनली बच्चे के पास आखिर में एक बहुत बड़ा हथियार होता है। वो बच्चा चाहे मेरा हो, आपका हो, चाहे मानी का हो, सबके पास, सबके बच्चों के पास एक हथियार होता है। और वो क्या होता है? वो जमीन पे लेट जाना। वो जमीन पे लेट के रोता है, हाथ पैर पटकता है, एंड में आके माँ बाप को मारना पड़ता है, ठीक है बेटा मैं तेरे को इस बार लेके चलूंगा। और बच्चों को ना भूलती नहीं है ये चीजें, कितना भी उनको कर लो वो भूलेगी नहीं, आप भूल जाओगे और वो याद रहेगा बेटा पापा वीकेंड आने वाला है, पापा वीकेंड आने वाला है, आ गया जी, संडे आ गया, चलो पापा तैयार, नहा धो के। स्कूल टाइम में उसको उठाना पड़ता है, इस बार उठ के बैठा होता है, वो उठा के बैठाया, पापा चलो। पापा ने क्या किया, अपना पुराने वाला स्कूटर बाइक निकाला, हीरो होंडा वाला स्प्लेंडर, ठीक है। और सबसे पहले कहां गए? पेट्रोल पंप। और पेट्रोल पंप पे जाके भाई साहब की तलखी देखो, डाल दे पूरे 100 रुपए का। मतलब एटीट्यूड देखो जैसे कि पेट्रोल पंप खरीदने आए हो भाई साहब। ठीक है, चल गया। अब मार्केट में घूमने गए, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, रास्ते में उसको नजर आए संतरे। बेटा कहता है पापा संतरा खिलाओ। पापा के दिमाग में चल रहा है 100 रुपीज केजी तो होंगे कम से कम। और वो उसको क्या बोलते हैं, ये कोई संतरा है, ये तो संतरी है, संतरी। संतरे तो लुधियाना में होते हैं, ठीक है। और आगे गए, वहां पे सेब नजर आए। बेटा कहता पापा सेब तो खिलाओ ना यार। अब वो आते ना आजकल इंपोर्टेड सेब, यूएस वगैरह के, वो सब देखने में बड़े अच्छे लगते हैं। तो पापा कहते हैं ये कोई सेब है, ये तो सेबी है, सेबी। सेब तो लुधियाना में होते हैं, ठीक है। और आगे गए, केले नजर आए, गोल्डन कर गए, लंबे लंबे केले। पापा चलो केला तो खिलाओ ना। पापा से फिर से बोले ये कोई केला, ये तो केली है, केली, केले तो लुधियाना में होते हैं। इतने में पेट्रोल खत्म, घर पे पहुंच गए। बेटे का मूड खराब, क्योंकि खिलाया नहीं ना कुछ भी। रास्ते में घर पे पहुंचे तो मम्मी के हाथ में मार्कशीट थी जो घर पे पहुंच चुकी थी ऑलरेडी, उसमें मार्क्स आए थे 0। मम्मी ने पापा को पकड़ाया मार्कशीट। पापा कहते ये क्या है, 0। बेटा बोलता ये तो 0 है, ये तो जीरी है, जीरी। 0 तो लुधियाना में होती है। अब मम्मी को गुस्सा आया, अभी बाकी है, अभी मम्मी को गुस्सा आया, पापा से ऐसी बात करते हैं,
ये तेरे पापा है? पापा ये कोई पापा है? ये तो पापी है। पापी पापा तो सुधारा में होते हैं। तो मेरे भाइयों, आप लोगों को लगता है कि आप बहुत बड़े पापा, और आप वास्तव में पता क्या हो? मैं नहीं बोल रहा, पापी। यार ये छोड़ना होता है कि बच्चे पैदा कर दिया, शादी कर ली और हो गया, निपट गया, बस खाना खिला दिया। नहीं यार, उनको चाहिए, जिम्मेवारी आपने ली है यार। और जितना मेरे सामने अपॉर्चुनिटी आई, देखना प्लीज, आपके सामने भी तो आई है, आई है कि नहीं? करो। अगर आप पैसा कमाना चाहते हो तो उसके पीछे साइंटिफिकली दो चीजें हैं। अगर आप पैसा कमाना चाहते हो, अमीर होना चाहते हो, तो साइंटिफिकली दो जवाब हैं। पहला, अगर आप अमीर होना चाहते हो तो कोई आपको ऐसा काम करना पड़ेगा जो आपको अमीर बना सके। नौकरी नहीं बना सकती, कितनी मर्जी करी जाओ, सारी जिंदगी लगा दो, नहीं बना सकती आपको अमीर। पहला, आपको ऐसा काम करना पड़ेगा जो आपको अमीर बना सके। दूसरा, इतिहास गवाह है कि अकेला आदमी कभी अमीर नहीं बन सका, उसको टीम बनानी पड़ती है। सिंपल। और जितनी बड़ी टीम उतना बड़ा पैसा। मेरी छोटी सी टीम थी नहीं पहले महीने को 73 रुपए, टीम बड़ी 1200 रुपए, और टीम बड़ी हुई 3200 रुपए, और टीम बड़ी 12,000 रुपए। टीम बढ़ती गई, पैसा बढ़ता गया। चैलेंजेस थे मेरे पास। पहला चैलेंज क्या था, मैंने निर्णय लिया। उसके बाद दूसरा चैलेंज घर वाले छोड़ गए। तीसरा चैलेंज, पैसा नहीं था जेब के अंदर। मैंने अपनी वाइफ को इन लॉज के घर छोड़ दिया 3-4 महीने के लिए। मैंने इसको संभालो, मेरे पे एहसान होगा आपका, मुझे इसके अलावा और कोई मदद नहीं चाहिए। मैंने आज तक किसी से कोई मदद नहीं ली। मेरा विश्वास है कि अगर मांगना है ना तो उस खुदा से मांगो। अगर आप टेम्परेरी, कई बार हम लोग मान लो इन-लॉ से ले लिए या किसी से ले लिए, आपका टेम्परेरी कुछ समय निकलेगा, लेकिन जो आपको कर्म भोगने हैं, जो चीजें तकलीफें आपको देखनी है, जो खुदा आपसे चाहता है वो आपको देखनी पड़ेगी। मांगना तो उससे मांगो, और मैंने उससे मांगा हमेशा। अब सबसे बड़ी चैलेंज मेरे पास था कि मेरी जेब खाली थी और मुझे शाम को खाना खाना था। मैं हमारी कंपनी के फाउंडर श्री अशोक भाटिया जी के पास गया, जो मुझे इस कंपनी में लेके आने वाले भी हैं। उनके पास गया, मैंने कहा सर बताइए, ये तो हमारी इंडस्ट्री के अंदर तो पैसा आने में समय लगेगा, नेटवर्क बनेगा, प्रोडक्ट सेल होगा, तब जाके पैसा आएगा। कहते हैं हाँ बिल्कुल ठीक है। तो मैंने कहा सर तब तक खाना कहां से खाऊंगा, खर्चे हैं सब। कहते बेटा ये देख, ये हमारा जो प्रोडक्ट है इसमें लगभग 25-30% तेरे को रिटेल मार्जिन मिल रहा है। मैंने कहा हाँ सर मिल रहा है। कहते इसीलिए तो है, आप प्रोडक्ट बेचो और खाना खाओ। मैंने कहा ये बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैंने कहा मेरे पास तो प्रोडक्ट खरीदने के लिए भी पैसे नहीं है। तो उन्होंने मुझे लगभग 20,000 रुपए के प्रोडक्ट दिए, एक कैनोपी दी, और कहते तो आप ये ले जाओ मेरी तरफ से सपोर्ट। मैं कहा नहीं, ये मैं आपको वापस दूंगा, ये मैं आपको वापस दूंगा। इस इरादे के साथ मैं क्या, मुझे पता है कि अगर मैं उस सोच के साथ लेके जाऊंगा तो मेरी बरकत नहीं पड़ने वाली उसके अंदर। मैं इस इरादे से गया, निकला, और मैंने क्या किया, मैं सोमवार को मंदिर, मंगलवार को हनुमान मंदिर, वीरवार को दरगाह के सामने बाहर, और संडे को गुरुद्वारे के बाहर, वहां पर जाके कैनोपी लगाता। डोंट टेक इट अदरवाइज, लेकिन यहां पर सबसे ज्यादा भीड़ मिलती है, और ज्यादातर दुखी लोगों की भीड़ मिलती है। और दुख के दो कारण सबसे बड़े होते हैं, एक आर्थिक और एक शारीरिक। ठीक है, मैं आपकी भावनाओं की कदर करता हूं, लेकिन एक बिजनेस की बात कर रहा हूं। अब आदमी अंदर अपनी प्रार्थना करके आता था कि प्रभु मुझे काम दिला दे, प्रभु मेरा डेट ठीक करा दे, मेरे पेट में प्रॉब्लम है। वो जैसे ही बाहर निकलता तो मैं उसके सामने साक्षात प्रकट हो जाता। हाथ में मेरे तुलसी होती है। जितने लोग कैनोपी भी लगाते हैं उनको पहले बता दूं, आपने सबसे पहले क्या देखना है, लोकेशन जहां पर वॉकिंग अच्छा हो। ठीक है, ये मेरा थोड़ा बताने का तरीका है। दूसरा, कभी भी कैनोपी के अंदर खड़े नहीं होना, बाहर खड़े होना। मैं बाहर खड़े होता है, मदारियों की तरह लग जाता। देखिए तुलसियां 60 से 70 तरह की होती है, और मुख्य तुलसियां 5 होती हैं, राम शाम नींबू सुरसा और वन तुलसी। पांचों तरह का तुलसी को एक्सट्रैक्ट हमने इसके अंदर डाला। आप इसको चाय या पानी में दिन में 5 बूंदे मिला के पीजिए। आपको फ्लू, स्वाइन फ्लू, डेंगू, मलेरिया, खांसी, नजला, जुकाम, गठिया, मरोड़, बवासीर, नक्सीर, चिकनगुनिया जैसी 220 बीमारियों से आपको निजात मिलेगी। मैं ये चुप भी नहीं करता था इस पहाड़े को बोलना, जब तक आदमी सामने वाला ये ना कहते कि एक दे दे। मेरा जन्म हरियाणा में हुआ है, मैं नौकरी करके ट्रांसफर मेरी लुधियाना में हुई थी, तो मैं वहीं पे रहने लग गया।
मुझे वहां पे कोई नहीं जानता था, और मेरा सिस्टम यहीं से कैनोपी से चला। एक कैनोपी पे मैं प्रोडक्ट बेच के उसके बाद मैं उसको अपना खाना खाता था। और आपको एक बात मैं बताऊं, मैं कभी भी एक प्रोडक्ट नहीं बेचता था, बहुत कम होता था जब मैं एक सिंगल पीस बेचता था। मेरे पास कोई लेडीज आती, मैं उसको प्यारी सैली देता, तो उसको पहले कहता था भाई 8 पीस 9 पीस लगेंगे अगर आपको ठीक होना है तो, क्योंकि ये दोबारा तो आप पता नहीं मुझे मिल पाओगे कि नहीं मिल पाओगे। आप 9 पीस लेके जाओ, 3 महीने का कोर्स है आपका, वो कंप्लीट करोगे तो आपकी प्रॉब्लम 100% ठीक होगी। और मैं 9 पीस एक कस्टमर को भेजता था। कभी मैंने तुलसी सिंगल नहीं बेची। बातें कर करके मैं जान लेता था उसका एक बेटा बाहर रहता है, पढ़ाई करता है, एक बेटी की शादी हो चुकी है, तो क्या उनको नहीं अपने प्रॉब्लम से दूर करना, सिर्फ अपने लिए 3 पीस बेचता था मैं उसको। और कुछ दिनों बाद मैं उनको फीडबैक कॉल करता, अपना विजिटिंग कार्ड उनको देता, मैं उनको फीडबैक कॉल करता, सर कैसी लगी, बहुत शानदार तुलसी है यार, मैं तो आपका नंबर ही ढूंढ रहा था, आइए ना सर मेरे पास ऐसे 300 प्रोडक्ट और भी हैं, इस बार आपको सस्ता लगाएंगे। यहाँ पर कई लोग गलती करते हैं, रिटेल करनी है किस लिए, शाम को रोटी खाने के लिए, लेकिन हमारा अल्टीमेटली गोल क्या है, नेटवर्क बनाना। फिर वहां पर आके मैं उनको ज्वाइन करवाता था और कंसेप्ट देता था उनको, और यहीं से मैं निकला, यहीं से मैं आगे बढ़ा। पहले 4-5 महीने मुझे कोई इनकम नहीं आई। अगले साल का जो मेरा फॉर्म 16 बना, जो 1.5 साल के बाद मेरा 1 साल का बना, वो 11 लाख रुपए का था। मैं गाड़ी लेके आया टेस्टर, लोन नहीं हो रहा था, मेरा सिबिल खराब हो चुका था पहले, बड़ी मुश्किल से वो मैंने गाड़ी ली, कुछ पैसों का अरेंजमेंट किया, अपनी वाइफ को बैठाया, राउंड पे लेके गया, मैंने उसको पूछा कैसा लग रहा है, कहती अच्छा लग रहा है, क्योंकि हमारे पास पहले फोर्ड फिगो थी जब मैं जॉब करता था, कहती अच्छा लग रहा है। मैंने कहा देखना अगले साल फॉर्च्यूनर आएगी, जानते वो क्या कहती, अब मुझे भी लग रहा है आएगी, अब तो मुझे भी लग रहा है। मैंने क्यों, पहले क्या लगता था जब मैं कहता था, कहती वो मत पूछो। तो पहले साल उसमें मैंने 11 लाख रुपए कमाए। मेरी वाइफ मुझे कहती कि मुझे क्या करना पड़ेगा, मैंने कहा, मैंने उसको बोला कि और पैसे चाहिए, फॉर्च्यूनर चाहिए, कहती हाँ चाहिए, कहती मुझे क्या करना पड़ेगा, मैंने कहा कुछ नहीं, 1 हफ्ते का सामान पैक कर दो और मैं हफ्ते के बाद घर आया करूंगा, कहती ठीक है। और मैंने दिन रात मेहनत करी, लग गया, कोई बर्थडे नहीं, कोई शादी नहीं, किसी की डेथ नहीं, कुछ लग गया मैं। और अगले साल मेरा 11 लाख की इनकम से सीधा मेरा फॉर्म 16 बना 34 लाख रुपए का, 3 गुना इनकम होगी। मैं फिर अपनी वाइफ को लेके गया, फॉर्च्यूनर ले ली, वाइफ को लेके गया, मैंने कहा कैसा लग रहा है, कहती बहुत ही अच्छा लग रहा है। जानते हैं फॉर्च्यूनर कितनी खतरनाक गाड़ी है, मैं एक छोटा सा एक्सपीरियंस बताता हूँ। मेरे पास पहले फोर्ड फिगो थी, जब आप किसी गाड़ी को जब रोड पे लेके जाते हो ना, छोटी गाड़ी को, और सामने आगे गाड़ी जा रही होती है, आप हॉर्न बजाते हो, आपके पास होती है मारुति ऑल्टो, बंदा बॉदर ही नहीं करता, बजाता है। और फॉर्च्यूनर ऐसी गाड़ी जब मैंने ली, ना तो पुलिस वाले रोकेंगे को, कि कोई ना कोई दबंग आदमी होगा इसके अंदर, नेता टाइप का, और आप यू वॉन्ट बिलीव, गाड़ी जा रही है आगे, मेरे पीछे से फॉर्च्यूनर जैसे आती, बंदा साइड मिरर में से देखता, अपनी गाड़ी को साइड कर देता, निकल जा भाई। तो अगले साल मैंने 34 लाख रुपए कमाए। उसके बाद मैंने बीवी को पूछा, मैंने कहा और पैसे चाहिए, कहती हाँ, तो अच्छा लाइफस्टाइल बनना शुरू हो गया है, कर्जे उतर गए हैं, सब देना लेन देन हो गया है, सेविंग होनी शुरू हो गई है, बच्चे को अच्छे स्कूल में डाल दिया। तो मैं कहा अच्छा और लाइफस्टाइल चाहिए और पैसे चाहिए, कहती हाँ चाहिए, कहती मुझे क्या करना होगा, मैं कहा कुछ नहीं, 1 महीने का बैग पैक कर दे, 28 दिन घर से बाहर रहना, 2 दिन आना, क्लोजिंग कराना, 28 दिन फिर घर से बाहर रहना। ऐसा मैंने 3-4 साल लगातार किया। अगले साल की इनकम मेरी 1 करोड़ 14 लाख हुई, उसके बाद 1 करोड़ 63 लाख हुई, 2.5 करोड़, ये बढ़ती गई और आज ये मुकाम है। मैं कह दूं कि इसमें सिर्फ मेरा हाथ है, नहीं, मेरी वाइफ का, मेरी फैमिली का मुझे पूरा मोरल सपोर्ट मिला है। और ये मोरल सपोर्ट लेने के लिए भी मुझे कोई पैतरे इस्तेमाल करने पड़े, शुरू से नहीं मिला मुझे। बहुत जरूरी है आपको अपनी बीवी का मोरल सपोर्ट मिलना। मैं शुरू में क्या करता था, मैं अपनी टीम को भी बोलता हूं कि आपको जो जिंदा आदमी मिले उसको कंसेप्ट दो, उसको सिस्टम दो। हम लोग कई बार शर्म करना शुरू कर देते हैं। मुझे कई बार लोग कहते हैं सर कौन से लोगों से बात करनी चाहिए, मैं बोलता हूं जिनको श्वास आते हैं, जिनको जिंदा है, जो चाय पीते हो, जो कभी बीमार होते हो, उनके साथ करना चाहिए। भाई हर किसी के साथ करना चाहिए ना यार, क्यों? मैं कभी अपनी वाइफ के साथ जाता, हम लोग एक बार की बात याद है, हम लोग सब्जी लेने गए दुकान पे, वो सब्जी देख रही है और मैं सब्जी वाले को लेके साइड में बैठा हूं, गोले बना रहा हूं, ये ऐसे ऐसे। मेरी बीवी मुझे कहती है यार आपका क्या है, घर पे भी शुरू हो जाते हो। मैंने कहा भाग्यवान, इसी मेरी आदत की वजह से घर पे पैसे आ रहे हैं और ज्यादा आएंगे, समझाया मैंने उसको। और मानोगे
उसके बाद से उसने मुझे सपोर्ट करना शुरू कर दिया। हम लोग एक बार मेरे बेटे को वैक्सीन लगवाने गए इंजेक्शन डॉक्टर के पास, मैं डॉक्टर के पास वैक्सीन लगवा रहा हूं और वो मुझे इशारा करती है आप शुरू हो जाओ। हम कपड़े खरीदने गए शोरूम में, कहती मैंने उसको बिजी कर लिया लड़के को, आप शुरू हो जाओ दुकान में लेकर जाएंगे। देखो जो आपकी कमजोरी है उसको पावर करो, ये किया मैंने लाइफ के अंदर। एंड मोर ओवर आज मैं आपको एक और बात बताता हूं, कुछ मैं बड़ी पते की बातें बताऊंगा। आपको पता है लोग आपके ऊपर, आपके दिमाग के ऊपर कंट्रोल करते हैं, आपकी सोच के ऊपर कंट्रोल करते हैं। आपने शायद मेरी ट्रेनिंग में भी सुना होगी वाली बात। कैसे, मैं बताता हूं। आपको पता है कि आप आईएमसी में कामयाब हो सकते हो, आप सब लोगों को पता है, लगता ही अंदर से लगता है। लेकिन एक तीसरा आदमी आके कहता है ये क्या करने लगे, कोई ढंग की नौकरी कर लो। तब क्या सेम मोटिवेशन आपके पास उस समय रहता है? नहीं रहता, नहीं रहता। अब इसको मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। आपने गाड़ी ली, टू व्हीलर लिया, कार ली, कुछ भी लिया। कितने लोगों के पास कार है यहाँ पे? आपके पास कौन सी कार है सर? अर्टिगा 7 सीटर। आपके पास सेंट्रो, कौन सा कलर है? ब्लैक कलर। ये सर ने गाड़ी ली सेंट्रो ब्लैक कलर, इन्होंने ली अर्टिगा व्हाइट कलर की, है ना, मैरून कलर। जब इन्होंने गाड़ी ली तो सोच समझ के प्लान करके ली, ठीक है। और जिस दिन गाड़ी घर पे आई, इनको खुशी के मारे एक्साइटमेंट हो चुका था ना, मजा आ रहा था यार, गाड़ी है गाड़ी है। घर के अंदर घुसते थोड़ी देर बाद फिर बाहर आते गाड़ी को लेकर। ऐसा था कि नहीं था? रात को सपनों में भी गाड़ी चलती है। एक बार तो रात को उठ के चले गए 12 बजे देखने के लिए। अच्छा लग रहा था उस टाइम पे। अब एक आदमी आके बोला मारुति लेनी थी, वो भी मैरून, मतलब ब्लैक कलर, कौन लेता है ब्लैक कलर? और भाई साहब अगले दिन इनको गम के मारे नींद नहीं आई। सही है गलत? सही। आदमी अपना घर बनाता है शौक से, चाहे छोटा घर हो उसके लिए वो महल के बराबर है, ठीक है, खुशी होती है, पूरी एक्साइटमेंट होती है। एक आदमी आके कहता है टॉयलेट यहां नहीं बनाना चाहिए, ये सोफा ठीक नहीं है, और वही जो खुशी होती है वो गम में तब्दील हो जाती है। आपने सोच समझ के गाड़ी ली थी ना, एक आदमी ने आके आपको नेगेटिव कमेंट किया, आपको मूड खराब हुआ कि नहीं हुआ था? हुआ था। नेबर ने किया था, देखो देखो कैसे बात, ये सच्ची बात है। आप सोचो, आपने सोच समझ के लिए, आप खुश थे, नेबर ने बोला तो आप दुखी हो गए, इसका मतलब नेबर आपकी सोच के ऊपर कंट्रोल कर रहा है। समझ रही बात समझ आ रही? लोग हमारी सोच के ऊपर कंट्रोल करते हैं। एक औरत का घर स्वर्ग होता है, उसको लग रहा है मेरा पति परमेश्वर, मेरे बच्चे सबसे अच्छे, मेरा घर ये वो, सुख शांति बड़ा होता है। एक दूसरी बहन उसको आके बोलती है मेरा पति तो बहुत अच्छा है, एनिवर्सरी पे मुझे गिफ्ट देता है, हर बार बर्थडे में मुझे घुमाने लेके जाता है, और दूसरी औरत का घर स्वर्ग से नरक बन जाता है। ऐसा होता कि नहीं होता? मतलब उस दूसरी औरत ने आपके दिमाग के ऊपर, आपकी सोच के ऊपर कंट्रोल किया। ये करते हैं लोग। अब आपको लगता है कि आप आईएमसी में कामयाब हो सकते हो, तीसरे आदमी की क्या औकात आपको आके सोच को भी बदल दे आपकी? क्यों बदल देते हैं वो लोग? क्यों एक दूसरी कंपनी का आदमी आके कहता है कि यार तुम्हारी कंपनी में ऐसा, मेरी कंपनी अच्छी है, और आप अपना जो मोटिवेशन लेवल है डाउन करके बैठ जाते हो? नहीं हो सकता, नहीं होना चाहिए। और मैं इस मामले में बहुत स्ट्रांग हूं। कोई मेरे दिमाग के ऊपर कंट्रोल करने आता ना, मुझे नेगेटिव करने आता है, मैं उसके दिमाग पे कर लेता हूं। एक आदमी आया मेरे पास, क्या यार तूने अच्छी खासी नौकरी छोड़ दी और ये आईएमसी कर लिया, तेरे को मैं बेवकूफ लगता हूं? मेरे को उम्मीद थी शायद सामने से बोलेगा हाँ, लेकिन उसने नहीं बोला। मैं कहता मैं पढ़ा लिखा भी, सोच समझ के मैंने डिसीजन लिया, और मैं तेरे को भी कह रहा हूं, तेरा ये जो फ्यूचर है नौकरी वाला ये ठीक नहीं है, तू भी मेरे साथ आ जा। बात समझ आई? उसको ले आया। बहुत लोग मुझे फोन करते हैं सर हमारी कंपनी में आ जाओ, आपकी कंपनी ऐसे। मैं चला के मिल मुझसे, मैंने मिला, मैंने कहा बता क्या है मेरी कंपनी? ये तेरे को पता है मैंने आईएमसी ज्वाइन करने से पहले सबसे पहले तुम्हारे वाली कंपनी को स्टडी किया था, उसके अंदर ये है, चल भर मेरा फॉर्म। ये आपके ऊपर है, ये आपके ऊपर है कि आप किस बात को किस वे में लेते हो और किस तरह से उसको कंट्रोल करते हो।
सामने वाले को कंट्रोल करना नहीं करना बार वाली बात है, लेकिन कम से कम खुद तो अपनी मेंटली स्ट्रांग बनो। एक कोई आके नेगेटिव कमेंट आपके ऊपर कर देता है, आपकी फैमिली पे, आपके ऊपर, आपके काम के ऊपर, किसी भी चीज के ऊपर, आप ढीले पड़ जाते हो। आज के बाद नहीं पड़ना। मेरी बातें आपको आम जीवन के अंदर भी काम आएगी, जो चीज मैं सिखाता हूं। अपनी सोच को कंट्रोल करो। दूसरा, परिस्थितियां जैसी भी मिले, हमारे ना आमतौर पे ना लोगों की टेंडेंसी क्या रहती है, हर आदमी ना, आप जानते हैं दुनिया के अंदर बहुत कम लोग हैं जो कामयाब है। हर जगह पे होता है। आप देखो ट्रेन देखते हो, ट्रेन में एसी के डिब्बे कम होते हैं, सबसे कम होंगे फर्स्ट एसी का डिब्बा, आधा होगा। उससे कम होंगे, उससे ज्यादा होंगे सेकंड एसी के, उससे ज्यादा थर्ड एसी के, उससे ज्यादा स्लीपर के, और जनरल उसके बाद। सबसे ज्यादा स्लीपर के होते हैं ना, आजकल जनरल तो बंद कर दिए। यही है। क्रिकेटर्स 10 15 20 क्रिकेटर जो हैं बहुत पैसा कमा रहे हैं। उसके बाद जो नीचे वाले आते हैं, आईपीएल खेलते हैं, जो कुछ होते हैं, उससे पैसा कमा रहे हैं। उसके बाद उनसे नीचे कमा रहे हैं। उसके बाद क्रीम होती है जो ज्यादा पैसा कमाती है। फिल्म इंडस्ट्री की बात करें, 10 लोग हैं जो बहुत पैसा कमा रहे हैं। उसके बाद भीड़ है जो कि रोज स्ट्रगलर्स भी जाते, हर रोज सैकड़ों लोग स्ट्रगलर्स जाते हैं मुंबई के अंदर अपनी किस्मत आजमाने, मेहनत करने। लेकिन कुछ लोग पैसा कमाते हैं। जानते हैं, ये 10 लोग वही होते हैं जो यहां से बहुत स्ट्रांग होते हैं। इनके दिमाग को कोई हिला नहीं पाता, इनकी सोच को कोई छेड़ नहीं पाता। ये वो लोग होते हैं जिनकी लाइफ में प्रायोरिटी उनका काम होती है। ये वो लोग होते हैं जिनके इमोशंस जो हैं, अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल पा चुके होते हैं। मैं आपको बहुत बड़ी चीज सिखाने वाला हूं। इमोशनल आदमी कभी भी कामयाब नहीं होता, कभी भी नहीं होता। मैंने अपनी लाइफ के 5-6 साल, आधे तो लोगों ने मुझे पहले ही बुलाना छोड़ दिया था, आधों के यहां मैंने जाना छोड़ दिया। जाके करूंगा भी क्या? आप जानते हैं, जब आपको कोई शादी पे बुलाता है तो उसको आपके बुलाने पे इतनी क्यूरियोसिटी नहीं होती जितनी आपके पास जाके आपका एनवलप खोलने की होती है। टीम बैठती है फैमिली की, सब लोग जब फंक्शन खत्म हो जाता है ना, घर पे टीम बैठती है, सब फैमिली बैठती है, डायरी पेन लगा जाता है, कौन कितने देके गया, और साथ में कमेंट्स किए जाते हैं। 4 लोग खाना खा के देके गए 400 रुपए। ऐसा होता नहीं होता? आप भी करते ना ये सब करते। मैंने जाना छोड़ दिया, क्या करूंगा जाके? और इससे अच्छा मैं क्या करता था, शगुन भेज देता था। और वो मेरा जब लिफाफा था ना, ये बंदा ठीक है, आया भी नहीं, खर्चा भी नहीं किया और पैसे भी दे दिए। और मैं लगा उस समय पे अपने काम पे। मैं एक बार ना, मैं जब नौकरी करता था तो मुझे फ्लाइट में बैठा मैं उस टाइम, तो वहां पे एयर होस्टेस आई, उसने बताया आपातकालीन में 2 द्वार पीछे, 2 द्वार आगे और 2 द्वार बीच में। जब हवा का दबाव बढ़ेगा तो ऑक्सीजन मास्क नीचे आएगा। दूसरों की मदद करने से पहले कृपया स्वयं की मदद कर लें। ओ भाई साहब, क्या बोल गई है? इस बात ने तो मेरा जीवन बदल दिया। क्या? दूसरों की मदद करने से पहले कृपया स्वयं की मदद कर ले। और मैं किस नेचर का व्यक्ति था? मैं था, जब मैं जॉब करता था या मैं अपनी दुकान चलाता था, मेरे किसी बंदे को जरूरत पड़ती, मैं अपना काम धाम छोड़ के मैं उसके लिए दौड़ पड़ता था। मतलब खुद को कमजोर करना, और वो उसको बाद में याद ही नहीं रखता था। दुनिया पता कैसी है? आप सर इनके, आपकी टीम है ना, आप इनके 20 बार काम आओ, इनको चलना सिखाओ, बोलना सिखाओ, इनको जरूरत पड़े इनकी हर तरह की जरूरत, इनकी हेल्प करो आप, राइट? 21वीं बार इनकी नहीं कर पाओगे ना, तो इन्होंने पता क्या बोलना, तुमने मेरे लिए आज तक कुछ नहीं किया। ऐसे ही आदमी थैंकलेस। अरे पिछला जो तुम्हें यहां तक, ये छोड़ो, तुमने ये नहीं किया, तुमने मेरे लिए आज तक कुछ नहीं किया। और इसके उल्टे में क्या है, आप इनके 20 बार काम मत आओ, 21वीं बार आ जाओगे ना, अरे सर आप तो मेरे लिए ये हो वो हो। ऐसे ही इंसान पिछला किया वो सब भूल जाता है। आपको याद है आपने कल कौन सी सब्जी खाई थी? याद करना पड़ेगा, दिमाग पे जोर लगाना पड़ेगा। ऐसे ही इंसान, मैंने 3-4 साल सब कुछ छोड़ दिया, सब रिश्तेदार, दोस्त, सब नाते छोड़ दिए, और अपने आप को स्ट्रांग करने में लग गया, अपने आप को मजबूत करने में लग गया। लोग मेरे बारे में बड़ा बुरा भला बोलने लगे। आधों ने मुझे बुलाया, बाकी को मैंने छोड़ दिया। बोले वो मेरे बारे में बुरा भला कि यार ये कैसा है वैसा, बोलते हो। जरूरत, हेल्प ऐसी चीज होती है जो हमेशा आदमी को पड़ती है। मैं 20 बार उनके काम नहीं आया उन दिनों में। उस समय मैं खुद को मजबूत कर रहा था,
21वीं बार जब जैसे ही मैं उनके काम में आया वो सारी बातें भूल चुके थे और वो सब चीजें मेरे साथ दोबारा से नॉर्मल हो चुकी थी और वो मेरा गुणगान गा। मैं ठीक है, आपको पता है आप जब मजबूत होते हो तो आप सिर्फ आप मजबूत नहीं होते, आपके साथ जुड़ा हर व्यक्ति मजबूत होता है। आज मैं मजबूत हूं तो मेरी टीम मेरे साथ मजबूत है, वो प्राउडली बोलती है सर हम लोग हमारे अपने कुणाल कामरा, मेरी टीम मजबूत होती है, मेरे पेरेंट्स मजबूत होते हैं। जब वो निकलते हैं मार्केट में से तो क्यों सीना चौड़ा करके निकलते हैं, क्यों? हमारा बेटा कुणाल कामरा। आप मजबूत होते हैं तो आपके दोस्त, आपके भाई, आपके रिश्तेदार, आपकी बहन मजबूत होती है। हालांकि मैं इस बात के पक्ष में नहीं हूं, मैं कहता हूं कि सबको बराबर अच्छी इज्जत मिलनी चाहिए। मेरी बहन और उसकी 2 ननद वो हैं, 3 लोग हैं वो टोटल, 3 भाई थे, तीनों की 3 आगे हैं। आप जानते हैं मेरी बहन को ज्यादा इज्जत मिलती है, वहां पे ज्यादा प्यार मिलता है, लेकिन मैं इसके पक्ष में नहीं, मैं कहता हूं सब बहनों, सब बहनें, सब बच्चे सब बराबर होने चाहिए। क्यों ज्यादा इज्जत मिलती है? क्योंकि वो कुणाल कामरा की बहन, क्योंकि उनको पता है कि अगर इसको तकलीफ हुई तो उसके भाई को तकलीफ होगी और उसके भाई को तकलीफ होगी फिर सबको हो जाएगी। ये सच्चाई है, ये कड़वी सच्चाई है। आप मजबूत बनते हो, आपके लोग जो आसपास वाले होते हैं वो सब मजबूत बनते हैं। और मजबूत बनने के लिए ना आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना पड़ता है, अपनी भावनाओं को अपने कंट्रोल में करना पड़ता है। एक इमोशनल, भयंकर इमोशनल आदमी कामयाब नहीं हो सकता। मैं बहुत इमोशनल था, लेकिन जब मैं नौकरी छोड़ी, पैसा नहीं था, तब देखा कि कोई साथ में नहीं है, तब समझ आया इमोशन कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। सबके लिए बात नहीं कर रहा हूं मैं, ज्यादातर तब मुझे समझ आया और मैं लग गया काम पे। एक छोटी सी बात बताता हूं, आपको एक घटना बताता हूं। ये बात है आज से लगभग 9 साल का हो गया, 6 साल पहले की। मैं उस टाइम क्राउन प्रेसिडेंट बन चुका था, मुझे क्राउन प्रेसिडेंट बना था, फॉर्च्यूनर गाड़ी ली थी मैंने। सुबह का वक्त था, मैं मीटिंग करने के लिए 200 किलोमीटर दूर मुझे जाना था। मेरे कार्ड छुपे थे, मैंने स्टोर की ओपनिंग करनी थी और जैसे ही मैं घर से निकलने लगा ऐसे सूट बूट पहन के, मेरा इकलौता बेटा था विराज, वो एकदम से चीखा। मैं एकदम से भाग के गया और देखा वो जो 1 फुट स्कूटी होती है ना, यूं चलाते हैं, वो चला रहा था, उसका पैर यूं स्किड कर गया और टांग में फ्रैक्चर आ गया। रो रहा था वो। आप अपना दर्द बर्दाश्त कर लोगे, बच्चे का नहीं हो पाता। रो रहा था, भयंकर नीला हो गया था यहां से काम। क्या करोगे सिचुएशन में? एक तरफ मीटिंग, 200 लोग इंतजार कर रहे हैं, एक तरफ इकलौता बेटा, क्या करोगे सर? सच्ची बताना, क्या करोगे? डॉक्टर के पास जाएंगे और वो मीटिंग कैंसिल करनी पड़ेगी ना। एग्जैक्टली, हाँ, यही तो बोल रहा हूं, यही तो मैं कहना चाह रहा हूं। इमोशंस, क्या वो आपके बच्चे नहीं है? वो भी तो आपके बच्चे ही हैं। मैं मेरी टीम के अंदर मेरे से बड़ी एज के लोग हैं, छोटे हैं, मैं सबको यूं ही समझता हूं कि ये मेरे बच्चे हैं। मैं वैसे इनको, जब वो गलती कर रहे हो तो मैं वैसे इनको डांटता भी हूं, जैसे मैं अपने बच्चों को डांटता हूं। मैं डांटता हूं, प्यार करता हूं, अच्छा करते हो तो प्यार भी करता हूं, मैं वैसे ही उनको ट्रीट करता हूं। सिखाने के लिए मैं कई बार डांटता भी उनको जब गलती करते हैं, तो वो भी तो बच्चे हैं हमारे, एकदम में पराया कर दिया उनको। मैंने अपने इमोशंस पे कंट्रोल किया, मुझे दुख हुआ, अंदर से एकदम से घबरा गया मैं, तुरंत मैंने अपने इमोशंस को कंट्रोल किया। बेटा तू दूसरों को सिखाता है, इमोशंस पे कंट्रोल कर। मैंने अपने पड़ोसी को कॉल किया, मैंने कहा संजय भैया विराज को चोट लगी, लगता फ्रैक्चर है। कहता तुम जाओ, मैं उसको लेके जाता हूँ। गाड़ी में मेरी वाइफ, मेरी मेड बैठे, डॉक्टर के पास गए, स्कैनिंग किया, एक्सरे आया, फ्रैक्चर था, बट प्लास्टर चढ़ा, घर आ गए। और मैं भी भरे मन से गया, मीटिंग करा, वापस आ गया। मैं बेटे के पास गया, वो मुझे पास नहीं आने दे रहा था। पापा आप गंदे हो, मेरे को चोट लगी और आप चले गए। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, आइंदा से ख्याल रखूंगा। आप लोगों को लग रहा होगा कितना पत्थर दिल आदमी है, लग रहा है कि नहीं लग रहा? लगता है, लेकिन मेरे में पेशेंस बहुत है। मैं कभी भी लोगों को ना एकदम से जवाब नहीं देता, मैं समय के इंतजार करता हूँ, फिर बताता हूँ देखो मैंने ये कहा ना। समय आया, मेरे कॉलोनी वालों को लगने लग गया कई लोगों को। हालांकि जो लेके गए थे उनको पता था कि ये किस नेचर का बंदा है, क्या है। हमारी मीटिंग हुई एक दिन, मैंने उनसे एक सवाल पूछा और मैं आपसे भी पूछता हूँ, क्या ऐसा पल आया जीवन में जब पैसों के कारण आपको कंप्रोमाइज करना पड़ा हो? आप स्कूल में पढ़ते थे, आपके पापा आपको साइकिल नहीं दिलवा पाए, आपके साथ वाले बच्चे स्कूल ट्रिप पे गए, आप नहीं जा पाए। ऐसे मोमेंट्स आपकी लाइफ में बहुत सारे आए और जब उस मोमेंट में आपने उसको कहा हो कि यार मुझे कहाँ पैदा कर दिया, मैं क्यों नहीं सिल्वर स्पून लेके पैदा हुआ, मैं क्यों नहीं टाटा बाटा मानी के बिरला के घर पे पैदा हुआ। ऐसा पल हमारी लाइफ में आया, कितनी बार आया ना सबकी लाइफ में?
कि मैं क्यों नहीं सिल्वर स्पून। ये डायलॉग रहता है सब बच्चों का, स्ट्रगल कर रहे होते हैं ना सब टीनेज जवान, तो ये कॉमन डायलॉग रहता है, मेरा भी रहता था। आप जानते हैं मेरे को कब ये फील हुआ, जब वो अभिषेक बच्चन की मूवी आई थी ना रिफ्यूजी, देखिए क्या उसका एकदम से वो था एक्साइटमेंट, अरे अमिताभ बच्चन का बेटा लॉन्च हो रहा है, अभिषेक बच्चन, उसकी मूवी देखने गया स्पेशल, उसकी मूवी देखी और मतलब आप लोग सोच रहे हो ना यार कि अच्छी मूवी नहीं है, बकवास है। मैं पता क्या सोचता था, मैं इसकी जगह पे क्यों नहीं था, इसने क्या उखाड़ दिया, कम से कम अच्छी जिंदगी तो जिएगा, क्यों, अमिताभ बच्चन का बेटा है, ऐसा होता ना। अब मैं आप लोगों से एक और सवाल करता हूं, आप लोग खुदा को कोसते हो इनडायरेक्टली, डायरेक्टली, है ना। अब आपसे एक सवाल पूछता हूं, अगर आपके पिताजी टाटा बाटा अंबानी अमिताभ बच्चन होते तो कोसते, नहीं कोसते। अब बताओ इनडायरेक्टली आप किसको कोस रहे हो, पिताजी को। सच्ची बात है, सोचना आराम से, हम इनडायरेक्टली अपने पिताजी को कोसते हैं। और आज के बच्चे 21वीं सदी के बच्चे हैं, मुंह पे बोलना शुरू हो गए हैं, अगर अच्छी लाइफ नहीं दे सकते थे तो पैदा क्यों किया। सच्ची बात है, ये बोलते हैं आजकल के बच्चे। अब मुझे एक बात बताओ, यही बात मैं अपने पे भी लेता था कि यार तुम आज अपने पिता के बारे में ये बोल रहे हो, तो कल क्या गारंटी कि तुम्हारे बच्चे तुम्हारे बारे में नहीं बोलेंगे। ये मैं अपने पे भी लेता था, इसीलिए मैंने समझ ली ये वाली बात। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, पहली चीज, मैंने अपने बच्चे को छोड़ा नहीं, मैंने सिचुएशन को मैनेज किया। पड़ोसी को कॉल किया, वो चले गए, वो ना जाते तो मैं दूसरे पड़ोसी को करता, तीसरे को करता, तीसरा भी मना करता तो मैं मीटिंग कैंसिल करता, यस वो प्रायोरिटी है, राइट। लेकिन मैंने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए सिचुएशन को मैनेज किया। मैंने भी सुबह तो मीटिंग शुरू होने से पहले भी बोला था शुरुआत में कि जब भी आप बड़ा करते हो तो खुदा आपकी वो कहते हैं ना परीक्षा जरूर लेता है। अच्छी चीज देने से पहले ईश्वर आपको ये हर्डल्स जो है आपकी लाइफ में जरूर आते हैं, ऐसे आते हैं। वो देखता है कि मैं इसको बड़ा देना चाह रहा हूं तो ये क्या उसके लिए तैयार है, उसको संभालने के लायक है, वो ये देखता है। मैंने सिचुएशन को मैनेज किया। मेरा बच्चा उस समय 3-4 साल का था, 3-4 साल का था, 3-4 के बीच में था। मैं उसके साथ नहीं गया, ट्रीटमेंट हुआ, अच्छा ट्रीटमेंट हुआ, क्योंकि मैं पैसे मैंने खर्च करे अच्छे। इस बात को कि मैं उसके साथ नहीं था, 6 महीने के बाद उसने इस बात को याद रखा होगा, भूल गया होगा, ये बात भूल गया कि मैं उसके साथ नहीं था। आज उसको इतना धुंधला धुंधला याद है कि यस मेरे को प्लास्टर चढ़ा था, ये नहीं याद कौन से डॉक्टर के पास था, कौन लेके गया था, ये उसको याद नहीं है। लेकिन ये उसको आज पता है कि मेरे पापा दुनिया के सबसे बेस्ट पापा है, ये वो बोलता है आज। बात समझ आई? इमोशनल आदमी कभी नहीं आगे बढ़ सकता। और यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, हमारा एक दूर का रिश्तेदार हॉस्पिटल में एडमिट होता है, मैं कहा काम पे क्यों नहीं गए, ओह मेरा रिश्तेदार बीमार है, अबे तो डॉक्टर है, यहाँ पे जाके इलाज कर रहा है। काम पे नहीं गया, ओ सर दिवाली चल रही है, दिवाली। काहे की दिवाली, घर पे दिवाला निकला हुआ है, काहे की दिवाली। आप मुझे बताओ दिवाली में क्या करते हैं लोग, पटाखे फोड़ते हैं, है ना, और मिठाई खाते हैं। किस महान हस्ती ने कहा है कि ये साल में एक ही दिन करना होता है। आप छोड़ो 3-4 साल अपने काम पे लगाओ, रोज दिवाली। मैं जब फ्री होता हूं घर पे जाके दिवाली मना लेता हूं, है ना, मिठाई खानी है, पार्टी करनी है, जब दिल करेगा लेता हूं। कल मेरे बच्चे का बर्थडे है, मेरा जो छोटे वाला बच्चा है ना, उसका नाम तनिष्क है, उसको ना बर्थडे मनाने का बड़ा शौक है। वो साल में 6-7 बर्थडे मनाता है। हाँ, उसको केक काटने का ना बड़ा शौक है, केक काट के फिर खुद ही मुंह पे लगा देता है, उसको बड़ा शौक है। तो मैंने कहा ठीक है बेटा। अब क्या करते हैं, जब भी मैं घर पे होता हूँ वो कहता है पापा बर्थडे मनाना है, चल बर्थडे मना लेते हैं। ये आपके ऊपर है यार, अपने इमोशंस को इतना कमजोर मत करो, अपने आप को इतना कमजोर मत करो कि वो छोटी छोटी चीजों के अंदर बैठ के आप अपने काम को खराब कर लो। कल मेरे बेटे का बर्थडे मैंने छोड़ दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मेरे को क्या है, हम इन चीजों से मैं बहुत ऊपर निकल चुका हूं। हमारा जब दिल करता है बर्थडे मना लेते हैं, चल अपने दोस्तों को इकट्ठा कर बना ले बर्थडे, यही है ना, यही है चीज। खुद को मजबूत करो,
इमोशंस को कंट्रोल करो, अपने दिमाग को मजबूत करो। इस इंडस्ट्री के अंदर जानते हैं कौन से लोग कामयाब नहीं होते हैं? जानते हैं? आपको बताया होगा कि ये लोग कामयाब होते हैं। मैं बताता हूं कौन से लोग कामयाब नहीं होते। जो छोड़ देते हैं, जो छोड़ देते हैं वो कामयाब नहीं होते, और जो लगे रहते हैं वो कामयाब होते हैं। एक दूसरी कैटेगरी के लोग होते हैं जो बीच में रहते हैं, एक ठीक ठाक इनकम लेते रहेंगे, कमाते रहेंगे, बहुत बड़े लीडर नहीं बनते। ये वो लोग होते हैं जो लगे रहते हैं और बीच बीच में ब्रेक मारते हैं। पहले छोड़ जाते हैं वो तो किसी फाउंडिंग में नहीं आते, और बीच वाले वो लोग होते हैं जो करते रहेंगे, बीच में ब्रेक मारते हैं। फैमिली में प्रॉब्लम आ गया, फंक्शन आ गया, ये हो गया, चलो छोड़ दो। आज मूड खराब है, नेगेटिव होगा, कुछ बोल गया, काम छोड़ दो। कभी 5 दिन, कभी 10 दिन, कभी 15 दिन काम छोड़ दो। और एक तीसरी कैटेगरी के लोग हैं जो टॉप लिस्ट में पहुंचते हैं। ये वो लोग होते हैं जो ना रुकते हैं, ना थकते हैं, ना टूटते हैं, ये लगातार काम करते हैं। इनको जो भी परिस्थितियां मिल जाएं उसके लिए रोते नहीं है। ये बेचारेपन से निकल जाते हैं। हमारे में तो 90% छोड़ो 99% लोग तो बेचारे बन के बैठे रहते हैं। हाँ मैं बेचारा हूं, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, हाय मैं बेचारा हूं, मेरे को फैमिली की सपोर्ट नहीं है, हाय मैं बेचारा हूं, मैं गरीब हूं, हाय मैं बेचारा हूं, मेरे को अपलाइन की सपोर्ट नहीं है। ज्यादातर लोग बेचारे बने रहते हैं। बेचारेपन से बाहर निकलो यार। जानते हैं 99% लोग इस उम्मीद में रहते हैं कोई एक फरिश्ता आएगा, मेरी उंगली पकड़ेगा और मुझे इस बेचारेपन से बाहर निकालेगा। और जानते हैं ये जो 1% लोग होते हैं जो बड़े कामयाब होते हैं, ये पता कौन होते हैं? ये वही फरिश्ता बन के आते हैं। आओ मेरा हाथ पकड़ो, मैं तुम्हें इस मुसीबत से लेके निकालता हूं। जिस दिन आप वो 1% लोगों में आगे ना, लोगों को निकालने के लिए आगे, आओ पकड़ो, मैं हूं जो हूं, मैं खड़ा हूं तुम्हारे लिए। जिस दिन आप वो 1% लोग बन गए ना, वो उस कैटेगरी में आगे, तो देखना लोग दूर दूर से आपको सैल्यूट मारने के लिए आएंगे। तो दोस्तों, आज का समय इजाजत दे रहा है कि अभी विराम लिया जाए। दिल तो नहीं कर रहा, मजा तो बहुत आ रहा है, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने आज एक मजाक के लहजे में आपको गंभीर चीजों को सिखाने की कोशिश करी है, और उम्मीद करता हूं कि मेरी बातें आपको समझ आएंगी और आप अपनी लाइफ को बदलेंगे, निर्णय लेंगे उस तरफ, अपनी सोच को बदलेंगे, आगे बढ़ेंगे और अपने आप को मजबूत करेंगे, अपने परिवार को आगे लेके आएंगे, अपने परिवार का नाम रोशन करेंगे, अपने शहर का करेंगे, देश का करेंगे, आईएमसी का करेंगे, हमारा भी करेंगे। सो थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल। और मैं इसी तरीके से मैं बताऊं, एक आखिरी बात बताता हूं। मदद उसकी की जाती है, मदद उसकी की जाती है जो डिजर्व करता है। मैं इस बात में बहुत विश्वास करता हूं, ठीक है। उसको मदद मांगने की जरूरत भी नहीं पड़ती। मैं आज यहां आया, राइट। अब मुझे आप लोगों का बिजनेस जो है वो मुझे आजकल सोशल मीडिया का जमाना नजर आएगा, ठीक है। आप लोग दौड़ रहे हो, आप मेहनत कर रहे हो, मुझे पता है, पता लग जाएगा। आप देखना, आप मेरे को नहीं बोलोगे कि सर आओ मीटिंग देने के लिए, मैं बोलूंगा कि मुझे बेलगाम में दोबारा आना है। और ये आपके ऊपर है, ये आपके ऊपर है, क्योंकि मदद उसकी की जाती है जो उसको उसके लायक होता है। मजबूत आदमी की मदद की जाती है, जो दौड़ रहा है उसको और दौड़ाया जाता है। जो घर पे बैठा है, जो काम नहीं कर रहा, जो कमजोर है, उसको दुनिया इग्नोर करती है। माँ बाप भी छोड़ देते हैं। माँ बाप एक टाइम पे आके उसको कहते हैं कि भाई बेटा अब तेरे को बड़ा कर दिया, समझा दिया, अब तो अपने आप कर। सो आप इतने मजबूत बनो। मुझे सोशल मीडिया पे आप नजर आओगे, आपके वीवीज मुझे नजर आ जाएंगे, आपके लेवल मुझे नजर आ जाएंगे कि यहाँ पर किस एरिया में, बेलगाम सराउंडिंग ये एरिया में कितने चेयरमैन निकल रहे हैं, एम्बेसडर निकल रहे हैं, क्राउन प्रेसिडेंट निकल रहा है। भाई ना चाहते हुए भी ना मैं खींचा चला दूंगा यहाँ पे। So thank you so much, thank you very much, good night. Thank you so much, sir.